हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। चल रही है ना? चलो इसी तरह से मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे और हमेशा अपने एक टारगेट बनाए रखें कि हमें इस तरह से इतना नंबर अचीव करना है। तो चीज़ उस नंबर को अचीव करने के लिए बच्चों आपको उस तरह से मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है, चले इस बातों को बिना ज़ाया किए हुए टाइम को अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने कुछ कम क्वेश्चन देखे थे, उससे आगे आज उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन उस त्रिभुज क्वेश्चन लिखिएगा। उस त्रिभुज ABC का केंद्रक ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु ज्ञात कीजिए। केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु -1,0 5,-2 और 8,2 है। ठीक है बच्चे, 8,2 है। तो देखेंगे बच्चे, उस त्रिभुज ABC का केंद्रक ज्ञात कीजिए, केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु -1,0 5,-2 और 8,2 है। उस त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु -1,0 5,-2 और 8,2। क्लियर है? केंद्रक का मतलब समझना पहले सेंट्रॉइड एक ट्रायंगल की बात कर रहा है। अब ये सेंट्रॉइड है तो यहां दिखेगा एक ट्रायंगल है। सेंट्रॉइड कहते किसी, ये ABC है। सेंट्रॉइड कहते हैं उसे मेडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। मेडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। मेडियन का मतलब माध्यिका। अब ये माध्यिका जिस लाइन पर गिरेगा वाला, थोड़ा तेरा हो गया, ये माध्यिका जिस लाइन पर गिरेगा ये और ये माध्यिका के इंटरसेक्शन, ये मेडियन, इन तीनों मेडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहेंगे बाला? सेंट्रॉइड कहेंगे। अब मेडियन जिस लाइन पर गिरता है वो लाइन को दो हिस्सों में बांट देता है। अब वो दोनों हिस्सा कैसा होता है? बराबर होता है। ये बातें नोट डाउन करते चले, ये सब बातें नोट डाउन करते चले बालक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेडियन जिस लाइन पर गिरता है वहां पर एक पॉइंट बनता है, उस पॉइंट से इसकी दूरी दोनों की डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, बराबर। तो अब मेडियन जिस लाइन पर गिरेगा वहां पर एक पॉइंट बनता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मिड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मिड पॉइंट। क्या कहते हैं? मिड पॉइंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में मध्य बिंदु। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु, मिड पॉइंट कहते हैं। अब मिड पॉइंट जो होता है वो 1:1 में डिवाइड मारते हैं। ये पॉइंट का जो रेशियो होता है वो 1:1 में बांटता है। जो ये पॉइंट होता है मिड पॉइंट, उस 1:1 में बांटता है। ये सब पॉइंट नोट कर। फिर ये सेंट्रॉइड, ये मेडियन सारे मेडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड को इट इज डिनोटेड बाय G, कैपिटल G से डिनोट करते हैं, जिसको केंद्रक कहते हैं। अब ये जिस लाइन से देखो मेडियन किस वर्टेक्स से ड्रॉ की? इस वर्टेक्स से। तो इस वर्टेक्स से ड्रॉ किया तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 होता है, मतलब 2:1 में डिवाइड करता है। मेडियन जो तो जिस वर्टेक्स से ड्रॉ किया था मेडियन, वहां से वहां तक का और वहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? 2:1 में डिवाइड मारता है। किस रेशियो में बांटता है?
2:1 में बांटते हैं, इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। क्लियर है मेरी बातें? मेरे पॉइंट क्लियर है? इसे नोट डाउन करते जा। जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया जाएगा वहां से वहां तक का 2 होता है। वहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? 2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? 1। मतलब 2:1 में डिवाइड मारता है। किस रेशियो में बांटता है? 2:1 में बांटता है। क्लियर है? ये रेशियो होता है 2:1 में बांटता है। चलिए मेरे पास, और जिस लाइन पर मीडियन गिरती है उस पॉइंट को बोलते हैं मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट जो होता है वो 1:1 में बांटता है। क्लियर है? ये रेशियो होता है, डिस्टेंस ये रेशियो होता है। ओके, चलिए ये बातें, ये सब तो बातें हो गए। ये आपको थोड़ा सेंट्रॉइड कहते हैं कि इसी कारण से इसको बताएंगे। अब चलिए बात है कि निकालना है ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। क्लियर है? ए वर्टेक्स मैंने मान लिया, ए वर्टेक्स दे रखा है -1,0, बी दे रखा 5,-2 और सी दे रखा क्या बालक? 8,2। सी क्या दे रखा है? 8,2। तो मान लिया, माना ए बिंदु, माना ए बराबर, अब जब भी बिंदु पॉइंट को जब भी लिखेंगे तो वट ए बराबर इक्वल ले ले, ए इक्विवेलेंस देंगे। क्या देंगे? ए इक्विवेलेंस। कितना लिखा? -1,0 इक्विवेलेंस देंगे। इसका मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस। ये बराबर की तरह दिखता है बट बराबर नहीं होता है। 5,-2, क्योंकि ए का वैल्यू -1 नहीं है, ए यही है, ए यही, तो इसलिए इसको इक्विवेलेंस में लिखते हैं। सी इक्विवेलेंस 8,2। अब मीडियन जो होता है, ये मीडियन जो होता है, ये जी, इसका जी का फॉर्मूला होता है, केंद्रक का फॉर्मूला होता है जी बराबर फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। क्लियर है? ये मेरे पॉइंट नोट डाउन करते चले। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। क्लियर है मेरे बात? अब x1 किससे कहेंगे, x2 किससे कहेंगे, ये पहचानने के लिए हमें आना चाहिए। x1 अगर जिसको यहां मान रहे, अगर x1, तो जहां x1 मान रहे वही y1 मिलेगा। तो पहले पॉइंट को पहले इस खाना के, ये डब्बा के पहले आदमी को x बोलते, दूसरे आदमी को y बोलते, इस पहले आदमी को x बोलते, दूसरे को क्या बोलते हैं? अगर ये x है, ये y होता है, और अगर x1 इसको माने हो तो यही y1 मिलेगा। अगर x1 इसको माने हो तो y1 यही मिलेगा, तो x1 y1। अगर इसको x2 मानोगे तो y2 भी यही मिलेगा। अगर इसे x3 मानोगे तो y3 भी यही मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? ये सब नोट डाउन करते चले, छोटे छोटे बातें नोट डाउन करते चले। x1, चलिए x1 कितना है? -1,0। x1 कितना है? -1, x2 कितना है? 5 + 5, x3 कितना बालक? 8 लिखो अपॉन 3। y1 कितना है? 0। y2 कितना है? -2। अब ये -2 है, ये प्लस है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -2 लिखेंगे। y3 कितना दे रखा है? 2 लिखेंगे अपॉन 3। ठीक है? ओके, अब इसके बाद देखेंगे -1 प्लस 8 पर 13 कितना? 13 हो जाएगा अपॉन 3। अब ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0/3। ठीक है? तो सेंट्रॉइड कितना आएगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 31 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12/3। अब 0, जिंदगी में कभी भी 0 अगर ऊपर आ जाए, नीचे कुछ भी हो, तो 0 अगर ऊपर आ गया तो ओवरऑल क्या कर देगा? उसको 0 कर देगा। ठीक है? इस पॉइंट को नोट डाउन करते चले जाए। ये 3 के टेबल कितना बार में कटेगा? 4,0, तो 4,0। तो आपका सेंट्रॉइड कितना आ चुका बालक? सेंट्रॉइड आ चुका आपका 4,0। कितना आ चुका है? 4,0। अगर सेंट्रॉइड 4,0 आ रहा तो उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह के ब्रैकेट में पैक कर दे। ठीक है? इससे इस तरह के ब्रैकेट में आपका आंसर आने के बाद इस तरह से ब्रैकेट में पैक कर दे। ठीक है? और पैक उसी को करेंगे जो आपको ओवरऑल आंसर आएगा। जो फाइनल आंसर होगा उसी को पैक करेंगे, जो फाइनल आंसर नहीं होगा उसको पैक नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर देते आप 3-4 को, 4 आदमी 5 आदमी को सबको एक डब्बा में पैक कर देते, तो एग्जामिनर कंफ्यूजन हो जाए, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा तो आपका आंसर एक्चुअल में है क्या। ठीक है? तो जो आपका फाइनल आंसर हो उसी को पैक करें। ठीक है? ओके, क्लियर मेरी बात? क्रिस्टल क्लियर है? सेंट्रॉइड समझ में आया? इसके क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगा के आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
ओहो, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु है -2,5 0,1 तथा 2,-3 संरेखीय है, ये दिखाना है। देखिएगा, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु है -2,5 0,1 तथा 2,-3 संरेखीय है। संरेखीय का इंग्लिश होता है कोलिनियर। आप पढ़े हुए कोलिनियर, क्या कोलिनियर कहते हैं कि अगर 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स एक्चुअल में एक लाइन पर होते हैं, हम 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक सभी आदमी एक ही लाइन पर हो। मतलब अगर 3 पॉइंट की बात करें, अगर 3 पॉइंट, ये ए पॉइंट मान ले, ए पॉइंट और बी पॉइंट है और सी पॉइंट, 3 बिंदु है, ठीक है, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, 3 बिंदु है। तीनों बिंदु कोलिनियर तभी हम कह सकते हैं जब तीनों एक ही लाइन पर हो। तीनों क्या हो? एक ही लाइन पर हो। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा तो उस तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे? कोलिनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 4 पॉइंट एक ही लाइन पर होगा तो 4 पॉइंट्स को भी क्या बोलेंगे? कोलिनियर बोलेंगे। मतलब सभी एक ही लाइन पर हो। अगर 10 पॉइंट है, अगर 10 पॉइंट को कोलिनियर कहना है तो 10 पॉइंट को क्या कहना है? 10 पॉइंट को कहां रहना पड़ेगा? 10 पॉइंट्स को कहां रहना पड़ेगा? 10 बिंदु को एक ही लाइन पर होना पड़ेगा। अगर एक ही लाइन पर नहीं होगा 10 पॉइंट तो सारे 10 पॉइंट को हम कोलिनियर नहीं कहेंगे। जितने पॉइंट रहेंगे तो उसी कोलिनियर कहेंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। मतलब सभी पॉइंट को कहां होना पड़ेगा? एक ही लाइन पर, उसी को हम कोलिनियर कहते हैं। चलिए, अब ये कोलिनियर का मतलब समझ गए सर कि सभी पॉइंट को कहां होना पड़ेगा? एक लाइन पर होना पड़ेगा। कोलिनियर का मतलब संरेखीय। अब सभी को एक लाइन पर होना पड़ेगा, इसके लिए सर देखते हैं क्या करते हैं। अब बोला दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 संरेखीय नहीं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में इस तरह का एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर का ही चल रहा है। क्रैश क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, उठा हुआ है। प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले साल शायद ये आया था एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर। अब दूरी सूत्र का प्रयोग कर का मतलब समझिए, 2 छोटे छोटे डिस्टेंस का सम एक बड़े डिस्टेंस के सम के बराबर आ जाए। 2 छोटे छोटे डिस्टेंस का सम, जैसे एक एग्जांपल में बताया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है बिंदु, ठीक है। इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को जब जोड़ेंगे तो ओवरऑल बड़े डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं कोलिनियर। उसी क्या बोलते हैं? कोलिनियर। जब बड़े डिस्टेंस को, इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इनको जोड़े तो वो AC के बराबर आ जाए। वो AB प्लस BC को जोड़े तो AC के बराबर अगर आ जाए तो उनको क्या कहेंगे? ये तीनों पॉइंट को कोलिनियर कहेंगे। तो अभी पता नहीं कि कौन किधर होगा, इधर होगा, B इधर कहां होगा, C कहां होगा, हमको पता नहीं है। तो अभी हम इसी तरह से एक डिस्टेंस निकालते। क्या निकालते हैं? अभी लाइन नहीं बनाए, फिगर नहीं बनाए कि A बिंदु यहां पर बैठेगा, B बिंदु यहां पर बैठेगा, C बिंदु यहां बैठेगा। ठीक है, क्लियर है मेरे बातें? तो सभी 2 छोटे छोटे डिस्टेंस का सम एक बड़े डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? कोलिनियर कहेंगे। उन तीनों बिंदुओं क्या कहेंगे? कोलिनियर कहेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएगा, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके ही फॉर्मूला लगाकर ही हमको दिखाना है। अगर कोलिनियर सिर्फ दूरी सूत्र का प्रयोग कर ना बोले तो आप एरिया में पढ़े होंगे, संरेखी का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0 होता है बच्चों। अगर ये बात नहीं बोलता दूरी सूत्र का प्रयोग कर, अगर ये बात नहीं बोलता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता तो बोल देते 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर एरिया 0 नहीं आगा तो बोलेंगे कोलिनियर नहीं है।
क्योंकि इस देखो एरिया का मतलब क्या होता है, ये एरिया कवर कर रहा है, एक लाइन पर एरिया बन रहा है, एरिया तभी बनेगा जब इस तरह से रहेगा, हाँ या ना। जब एक पॉइंट कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, ये कोई एक पॉइंट भी क्या ऊपर है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कहेंगे। एरिया जब 0 आ जाए तो एरिया 0 हो, लेकिन इस पॉइंट को कहाँ आना पड़ेगा, इसको कहाँ आना पड़ेगा, नीचे इस लाइन पर आना पड़ेगा। मतलब एरिया अगर 0 आ गया, अगर एरिया 0 आ जाए तो उस तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोलिनियर। तो हमको उसके थ्रू तो जाना नहीं, क्योंकि हमको फरमाइश किया दूरी का सूत्र का, तो दूरी का सूत्र का प्रयोग कर बोला है, मतलब दूरी निकालना। और दो बिंदुओं की दो दूरियों का, दो छोटे छोटे बीच की दूरी का सम एक बड़े डिस्टेंस के बराबर आ जाए, एक बड़े दूरी के बराबर आ जाए, दो छोटे छोटे दूरी का सम एक बड़े डिस्टेंस के बराबर आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। क्लियर है। अभी इसका फिगर तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ए बिंदु कहाँ होगा, बी बिंदु कहाँ होगा, सी बिंदु कहाँ होगा, नहीं मालूम। तो हम मान लेते लेट सपोज माना ए मान लिया कितना, -2,5, बी मान लिया 0,1, सी मान लिया कितना 2,-3। क्लियर है। अभी हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ठीक है। ए बी फिगर के लिए एक जगह छोड़ देंगे, ए बी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है ए बी बराबर x2, बाद x2 कितना हो जाएगा, इसको अगर x1 माने हो तो ये क्या होगा, y1 होगा, इसको x2 माने हो तो इसको क्या होगा, y2 माने। ठीक है, तो x2 कितना माने 0 माइनस x1 कितना माने माइनस, अब माइनस फॉर्मूला का माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस 5, इसका क्या स्क्वायर। तो बताओ ए बी कितना निकल जाएगा वाला, जल्दी जल्दी बोलो। दो में 0 जोड़ो कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4, प्लस नहीं तो देख लो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 5 घटाओ तो कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। कितना प्लस -5 में से 1 घटाएं तो कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। -4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर यहाँ करेंगे, देखिएगा गौर से। तो ए बी बराबर कितना हो गया, तो ए बी बराबर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बालक 4, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, नया 16। तो ए बी बराबर कितना आएगा, 4 + 16 20 होगा। अब 20 को फैक्टराइजेशन करो तो 5 × 4 में टूटता है, ऐसा है 5 × जब 20 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो 5 × 4 के रूप में टूटेगा। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बालक, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 2 बाहर आएगा, अंदर क्या हो जाएगा 5। तो इसको यूनिट लिखते, क्या लिखते हैं, ए बी डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं। क्लियर है मेरे बात। तो ए बी निकाले, इसी तरह से आप बीसी भी निकालिए, क्या निकालेगा बीसी। अब बीसी निकालेगा अलग फॉर्मूला लिखिएगा क्या, और डिस्टेंस दो बिंदु के बीच की दूरी बोलना। तो बीसी का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बीसी देखोगे बालक x2, अब मान लो जो नाम बाद में आ रहा है उसको x2 मान लो, x2 अब इसको x1 मान लो, इसको क्या मान लो y1 मान लो, तो इसको x2 मान लो, इसको y2। जरूरी नहीं है, ये जरूरी मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर इसी को मानना चाहते हैं x2 तो इसी को मान लो, x2 y2 होगा, x1 y1 ये हो जाए। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम क्या करते हैं कि ए बी लिखते हैं, जिसका नाम बाद में लिखते हैं उसी को मान लेते हैं x2, जिसका नाम पहले लिखते उसको x1 मान लेते हैं। हम अपना आइडिया रखें, ठीक है। तुम लोग भी जो मन में चाहता है वो कर सकते हो। अगर x2 इसको माने तो यही y2 हो जाएगा, x1 इसको माने तो y1 ये हो जाएगा। क्लियर है, मेरे बात को क्लियर रखते हैं। तो x2 कितना माना 2 माइनस x1 कितना बोला 0, प्लस y2 बोले वाला, y2 कितना होगा -3, y1 कितना होगा 1। ठीक है, तो BC देखेंगे तो 2 में 0 घटाओ कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 इसका स्क्वायर। तो बताओ BC कितना मिलेगा वाला, 2 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर कितना 16। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, 16 और 4 कितना होगा 20, कितना आ गया 20 बोले तो BC कितना आ गया 2√5 इसे उतारे, फिर हम इरेज करेंगे 2√5। क्लियर है, इतना सारा उतारे। ठीक है, अब ए बी निकाल चुके, BC निकाल चुके, 2√5 यूनिट आ चुका है, 2√5 यूनिट। ठीक है, अब हम निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाला, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे।
तो AC बराबर क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखेंगे। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 AC जिसका नाम बाद में उसी को x2 बोलते हैं, 2 माइनस x1 कितना माइनस x1 कितना -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा बालक। y2 कितना -3 कितना हो जाएगा -3 माइनस y1 कितना 5 इसका स्क्वायर, क्लियर है। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे -3 -5 कितना होगा -8 का स्क्वायर। अब गौर से देखेंगे तो देखिएगा AB हमने निकाल चुका है, BC हमने निकाल चुके हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं मिटाता इरेज करता हूँ, AB हमारा आ चुका है, BC आ चुका है 2√5 ठीक है, तो मैं निकाल चुका हूँ तो आप मिटा देता हूँ। फिर AC देखिएगा कितना आ गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस, अगर दिमाग लगाओगे ना तो 4 का स्क्वायर ये 4 दूनी 8, देखो दिमाग से कैलकुलेशन कर लो, दिमाग से कैलकुलेट माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है 4 का स्क्वायर ओके प्लस इस 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लग। अब गौर से देखो हमको स्क्वायर नहीं आता यार, ये सब दिमाग, अब कैलकुलेशन में भी दिमाग लगाना है। अब हम जाने 26 का स्कोर करें, अंधाधुंध कर दे 26 का स्कोर करते चले जा रहे, 27 का स्कोर कर रहे, बड़ा का स्क्वायर करते हुए चले जा रहे, वैसे मत करो, थोड़ा दिमाग लगा, IQ लेवल लगा, IQ यहाँ होता है दिमाग, यहाँ लगाओ। ये क्या करते हो 4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर बनाओ प्लस, अब देखो ये दोनों का स्क्वायर है ना, अलग अलग कर सकते हो, 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कर सकते हो। ओवरऑल दोनों से कॉमन क्या है 4 का स्क्वायर कॉमन है। अब जैसे 4 का स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा क्या यहाँ 1 प्लस, यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से क्या होगा रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल। एनालिसिस सीखने के लिए मिला कि स्क्वायर तो करना है बट दिमाग से करो। अब ऐसी तरह से आ जाए 26 27 28 29 30 तो सभी के स्क्वायर करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे कि कैसे निकाला जाए, क्लियर है ठीक है। तो AC 4 का स्क्वायर क्या, स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल होगा, तो बताओ कितना है 4 और अंदर कितना 4 कितना हो जाएगा 5, स्क्वायर रूट कितना है 5। अब गौर से देखेंगे AB हमने निकाला था कितना, इसे उतारे, अब हम बताते हैं AB निकाला था कितना, AB निकाला हमने कितना AB निकाला 2√5, BC निकाला कितना 2√5 और AC कितना निकला हमारा 4√5। अब देखो बड़ा डिस्टेंस कौन है, ये दो छोटे छोटे डिस्टेंस है, ये क्या आपका बड़ा डिस्टेंस है, तो इन दोनों को जोड़ो तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये मिल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। AB प्लस BC प्लस AC को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है AC के बराबर होता है, बिल्कुल होगा। देखो 2√5 प्लस BC के अंदर 2√5 इक्वल टू क्या 4√5, यही है। अब देखो रूट जोड़ना भी दिमाग का है, रूट वाला को जोड़ना है, रूट वाला अंदर वाला पार्टी अगर सेम रहेगा तभी बाहर से बाहर जुटेगा, या तो सब्ट्रैक्ट अंदर रूट का अंदर वाला आदमी सेम रहेगा तभी बाहर वाला जुटेगा। तो 2 + 2 कितना होगा 4√5 इक्वल टू 4√5। अगर ये छोटे छोटे डिस्टेंस का सम एक बड़े डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो तीनों पॉइंट्स क्या होगा एक लाइन पर होगा, तीनों पॉइंट्स क्या होगा एक लाइन पर होगा, मतलब तीनों पॉइंट्स क्या होगा कोलिनियर हो गए। तो लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेखी है, तो लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेखी है, तो लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु, सुनो भाई ये लॉक बंद ना हो रहा यार, ठीक है। तो अतः दिए गए बिंदु संरेखी है, ठीक है। संरेखी का दूसरा नाम भी यूज होता है एक रैखिक, संरेखी का दूसरा नाम होता है, इसका एक और नाम होता है एक रैखिक। क्या एग्जामिनर पूछता है एक रैखिक है या नहीं, संरेखी बोले या एक रैखिक बोले, आपको दोनों नाम से परिचित होना जरूरी है, ठीक है। संरेखी बोले या एक रैखिक बोले, अगर दो छोटे छोटे डिस्टेंस का सम एक बड़े डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे संरेखी कहेंगे, उन तीनों बिंदु की क्या बोलेंगे संरेखी।
देखिए मतलब समझ में आ गया कि अगर 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को बोलना कोलिनियर बोलना या संरेखी बोलना या एक रैखिक बोलना, तो 4 पॉइंट को कहाँ होना पड़ेगा, एक लाइन पर होना पड़ेगा। अगर हमारे घर में अगर 10 सदस्य है, अगर हमारे घर में 10 सदस्य अगर है, सबको मिलाकर जोड़ा जाए तो सभी आदमी को कोलिनियर बोलने के लिए बोला जाए कि सभी आदमी कोलिनियर है या नहीं, तो सभी आदमी को एक लाइन पर खड़ा करना पड़ेगा, ना कि एक को उस रूम में खड़ा कर दिए, एक को उस रूम में खड़ा कर दिए, एक को वहां किचन में खड़ा कर दिए, एक को छत पर खड़ा कर दिए। तो इस तरह से हम कोलिनियर सभी को कोलिनियर नहीं कहेंगे। सभी को कोलिनियर कहने का मतलब है कि सभी को एक लाइन में होना चाहिए। सभी को कहां होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। इस तरह से पढ़े, अगर इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आपको पक्का है कि IIT जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और हमसे जुड़ते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, उतारे से ठीक है, ये देखिएगा इस क्वेश्चन को, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x² - 4x - 1 = 0, 3x² - 4x - 1 = 0 का हल निकाले। हल निकाले मतलब द्विघात सूत्र का प्रयोग कर। क्या बोला, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर 3x² - 4x - 1 का -1 = 0 का हल निकाल। हल निकालने का मतलब इसका x का वैल्यू निकालना। कभी कभी क्या बोल सकता है, मूल निकाले। क्या बोले, मूल निकाले। इक्वेशन के समीकरण के मूल निकलते हैं। एक बात याद रखना, इक्वेशन के समीकरण के मूल निकलते हैं। तो हल निकालने का मतलब या तो मूल बोले या तो हल निकालने के लिए बोले। हल बोले या मूल बोले, दोनों का मतलब है कि x का वैल्यू निकालना। क्या निकालना, x का वैल्यू निकालना। अब समीकरण क्या दे रखा है, क्या दिया समीकरण, देखो क्या दिया, दिया है, क्या दिया है बाबू, 3x² - 4x - 1 = 0। अब बोला द्विघात सूत्र का ना, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर मतलब द्विघात सूत्र मतलब एक बाबा फॉर्मूला दिए थे। कौन सा, एक बाबा, रणछोड़ दास बाबा नहीं, बालक रणछोड़ दास बाबा नहीं, हमारे श्रीधराचार्य भाई साहब ने एक फॉर्मूला दिया। श्रीधराचार्य ने क्या फॉर्मूला दिया कि द्विघात सूत्र का एक फॉर्मूला दिया, जिसमें बोलते हैं क्या फॉर्मूला होता है, x = -b + -√b² - 4ac / 2a, ये फॉर्मूला देता है। अब इसमें बात आती है कि ये b क्या है, a क्या है, c क्या है, a क्या किसे कहते हैं, समझ में आ रहा नहीं क्या सर, आपने फॉर्मूला लिखा दे जी। बिल्कुल यही द्विघात सूत्र होता है बाबू। यही क्या होता है, इसी को कहते हैं द्विघात सूत्र। इसी को कहते हैं क्या, द्विघात सूत्र। ठीक है, इसी को कहते हैं द्विघात सूत्र। अब पहचानेंगे b किसको कहते हैं, a किसको कहते हैं, c किसको कहते हैं। कभी भी जिंदगी में कभी भी बात, ये ध्यान रखें, ये 2 डिग्री का इक्वेशन है या 3 डिग्री का इक्वेशन है या क्यूबिक है। ये जो फॉर्मूला था 2 डिग्री के लिए फॉर्मूला है, ये 3 डिग्री के लिए फॉर्मूला नहीं है। 3 डिग्री के लिए इक्वेशन के लिए फॉर्मूला नहीं है कि किसके लिए, पहला कंफ्यूजन दूर करना। ये जो भी फॉर्मूला है किसके लिए, 2 डिग्री के वेरिएबल के कितने 2 डिग्री के लिए फॉर्मूला है। क्लियर है, वेरिएबल के 2 डिग्री के लिए फॉर्मूला है। क्लियर है, क्लियर है, बोला यस। अब जो बोलता है बालक कि b कहते किसे, a कहते किसे, c कहते किसे, बालक सुनना, x² के कोफिशिएंट, x² के गुणांक, x² के गुणांक में जो लिखा रहेगा वो a का नाम, वो a आदमी होगा। x² के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, a कहते हैं। कोफिशिएंट का मतलब जो इसके गुणा में लिखा हुआ। x के कोफिशिएंट को कहते हैं, x के कोफिशिएंट को कहते हैं, उसको b कहते हैं। क्या कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं। अब जो कांस्टेंट होगा उसको c कहते हैं, जो कांस्टेंट होगा उसको c कहेंगे। जो कांस्टेंट होगा, जो अचर होगा, जिसके पास वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 0, जिसके पास वेरिएबल x के पावर 0 डिग्री हो, उसको क्या बोलेंगे, x के पावर 0 डिग्री के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो x के पावर 0 डिग्री छुपा हुआ बालक, कि x के पावर 0 के वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, ठीक है। तो x² के कोफिशिएंट क्या बोलेंगे, a, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 3। x के कोफिशिएंट क्या कहेंगे, b, तो b कितना, -4 लिखा हुआ, तो b इक्वल टू -4 भी बोलेंगे। सिर्फ 4 नहीं बोलेंगे, साइन के साथ बोलेंगे -4। यहाँ +3 तो प्लस लिखा नहीं जाता, सॉरी। c कितना है, कांस्टेंट -1। अब रखते फॉर्मूला में, क्या दिया था फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या दिया था, यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर ले, मैं मिटा देता हूँ, इरेज करता हूँ इसको, ठीक है। इसे फॉर्मूला नोट डाउन कर। तो ये देखिए a कितना दे दिया, x² के कोफिशिएंट 3, b कितना दे रखा -4, c कितना दे रखा -1। क्लियर है, तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया, -b + -√b² - 4ac /
2a, बोलो यस या नो, याद हो गया? अगर याद हो गया तो कमेंट में लिखना यस सर हमको याद है। b का वैल्यू कितना -4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, b का वैल्यू कितना -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना 3 है और c कितना वाला, c कितना -1 है, ठीक है। अपॉन नीचे कितना 2a, 2 इंटू ए कितना है, ए कितना 3, ए कितना है 3। यहाँ देखोगे x इक्वल टू, तो x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट, मतलब प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 अपॉन कितना निकलेगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस माइनस 16 12 कितना 6 2 8 28, कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28/6। अब देखोगे x इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस माइनस, अब इस 28 को तोड़ोगे तो 7 इंटू 4 में टूटेगा, 7 इंटू 4 में अपॉन कितना 6, तो x इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस माइनस रूट ओवर 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 किसका स्क्वायर रूट होता था बालक 2 का, और 7 तो अंदर 7 किसका स्क्वायर रूट होता नहीं, तो इसलिए बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए 6 नीचे रह गए। अब देखोगे 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो 2 बाहर आ गया, ठीक है क्लियर है ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन, 2 कॉमन है, तो 2 जैसे कॉमन है तो 2 प्लस माइनस 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है 2 बार में आता है, प्लस माइनस 2 निकल गया तो √7 अपॉन कितना 6, 2 3 6 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ आई होप आप लोग उतार लिए होंगे, इसे उतार ले जल्दी फटाफट, मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा बालक, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे x इक्वल टू कितना मिला, तो कट गया, तो क्या x इक्वल टू कितना मिला 2 प्लस माइनस √7 अपॉन कितना 3। तो एक बार आता हल में क्या लिखे, एक बार इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार प्लस के साथ √7 अपॉन 3, एक बार माइनस के साथ 2 माइनस √7 अपॉन 3, फाइनल आंसर क्लियर है। तो आप इसे उतारे समझे नोट डाउन करें कॉपी और पेन और जब भी वीडियो देखने के लिए बैठे हैं तो कॉपी और पेन लेकर ही बैठे, अदरवाइज ऐसे वीडियो देखने के लिए आए हो तो मेरे उम्मीद है कि आप इस दुनिया में कभी पढ़ाई के लाइन से नहीं करोगे, इसके अलावा कुछ और कर सकते हो बट पढ़ाई के लाइन से कुछ नहीं करोगे। तो मेरा कहना मानो कि अगर वीडियो को देखने के लिए बैठे हो तो कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, क्योंकि उससे तुमको फायदा पहुंचने वाला। ऐसे मैथ को इस तरह से नहीं पढ़ा जाता कि बिना कॉपी और कलम लिए पढ़ सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और जहां होता है तो वो अलग है, ठीक है। इसे नोट डाउन करें। तो बच्चे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोलता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ये √2 तो अपरिमेय संख्या होता ही है, बट हमें प्रूफ करके बताना है कि ये √2 बिल्कुल अपरिमेय संख्या होता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए बालक जैसे कि हमको इसके अपोजिट मान के चलना, ये अपरिमेय बोला है, हम इसको इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आ जाए कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो इसके अपोजिट मान के चलना होता है। क्या करना होता है, इसके अपोजिट मान के चलना होता है। क्या करेंगे, मानेंगे पहले मान लेंगे, माना √2 अपरिमेय को उल्टा क्या मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इस तरह से मान के चलना होता है। अब एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। परिमेय संख्या कहते हैं किसे, जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। √2 इक्वल टू क्या p/q, जहां p और q, अब ये दोनों p और q कैसा होना चाहिए, एक को प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब उन दोनों का अगर एचसीएफ निकाला जाए, इस नंबर और इस नंबर के एचसीएफ अगर निकाला जाए तो कितना आना चाहिए 1, कितना आना चाहिए एचसीएफ 1 आना चाहिए। एचसीएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो पी और क्यू एक ऐसा नंबर मानना है जो कि एचसीएफ कितना आ जाए 1 आ जाए। तो जहां पी और क्यू सअभाज्य पूर्णांक, सअभाज्य का मतलब को प्राइम इंटीजर होना चाहिए, सअभाज्य पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए वाला है ना।
जिस दिन जीरो क्यू जीरो होगा उस दिन इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, वो डिफाइन नहीं होगा। जिस दिन क्यू अगर जीरो हो जाए उस दिन क्यू, जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/0 नीचे अगर जीरो आ जाए तो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाता है। क्या कर जाता है? इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाता है, वो डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले लिखना पड़ेगा कि जहां पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक इसलिए क्योंकि वो को प्राइम नंबर होना। हम मान के क्या चले, क्यू पी और क्यू का जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, मान के चला। और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये आपको ये लाइन को भरना होगा। ठीक है ना। अब जब भी रूट हटाने के लिए आप सोचो, रूट जब भी रहता है इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायरिंग डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? स्क्वायरिंग करना पड़ता है। स्क्वायरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ आपको लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है ये सब। √2 आएगा, √3 आएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, √2 का जैसे स्क्वायर करोगे p बाई क्यू का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 स्क्वायर से रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो p स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा? q स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पाला, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2q स्क्वायर। अब p स्क्वायर जो होगा 2 से डिविजिबल है, मतलब 2p स्क्वायर कुछ भी नंबर वो 2 से डिविजिबल आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल मतलब p स्क्वायर 2 से विभाजित है। क्या है? सिंस p स्क्वायर 2 से विभाजित है, p स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, p स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो p भी 2 से डिविजिबल हो, p भी 2 से डिविजिबल हो। अच्छा, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर जो भी नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर p स्क्वायर जो भी नंबर होगा 2 से डिविजिबल होगा, p स्क्वायर जो भी नंबर वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा सर, हम तो मान के चले था सर p और p में कोई चलो p स्क्वायर 2 से डिविजिबल आ गया, p भी 2 से विभाजित होगा, p भी 2 से विभाजित होगा, क्लियर है? p भी 2 से विभाजित है, तो p 2 से भी डिविजिबल मतलब p को काट रहे दो, तो p का एक फैक्टर हो गया, p का एक गुणनखंड मतलब p को काटने वाला एक आदमी हो गया 2, तो p का एक गुणनखंड, p का एक गुणनखंड 2m है। एक अनदर नंबर के साथ मतलब 2m है। क्या? 2m है। p का एक गुणनखंड 2m है, p का एक गुणनखंड 2m, तो p इक्वल टू क्या मान ले? p का एक गुणनखंड 2m है, p का एक गुणनखंड 2 है, p का एक गुणनखंड 2 है, p का एक गुणनखंड 2 है, तो इसको किस तरह से लिखते हैं? p इक्वल टू 2m। क्या लिखते हैं? p इक्वल टू 2m। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले? 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले? 1। अब p का वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। इसी तरह से p स्क्वायर p को दिखाया, इसी तरह से q को भी दिखाना पड़ेगा, तो p का वैल्यू उठा के क्या रख देंगे? समीकरण 1 में। तो p का मान 1 में रखने पर क्या? p का मान 1 में रखने पर देखो बालक, तो p का मान, p का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए p बराबर 2m मान लिया। p बराबर क्या है? 2 एक नंबर, एक कांस्टेंट, एक m मान लिया वेरिएबल के साथ। p का मान 1 में रखने पर एक क्या है बाबू? p स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है? p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर दे रखा है। ठीक है ना, तो p बराबर 2m माना, 2m लिखो स्क्वायर 2q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4m स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 2q स्क्वायर, तो 2 से कितना हो गया? 4 और 2 में हो गए, तो q स्क्वायर इक्वल टू कितना क्या? 2m स्क्वायर के बराबर। अच्छा, अब q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल हो गया, q स्क्वायर भी किससे आया? 2 से डिविजिबल सर, तो q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल, p भी 2 से डिविजिबल, मतलब एचसीएफ कितना निकलेगा? ओवरऑल 2। हम क्या मान के चले थे? 1। सहभाजी का मतलब को प्राइम नंबर मान के चले थे कि एचसीएफ उन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आएगा? 1। बट आ क्या रहा है? इसमें भी p बराबर 2 आ रहा है, q बराबर भी 2 आ रहा है, तो दोनों का अगर एचसीएफ लिया जाएगा तो एचसीएफ कितना आएगा? 2 आ जाएगा। और जो कि मान के क्या चले थे? 1। हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया। अगर मानना गलत हो गया तो इसलिए बोल देंगे √2 एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है बात? तो इसे नोट डाउन करें, इसको मिटाते हैं। तो q स्क्वायर भी क्या आ गया? 2 से डिविजिबल आ गया। यहां लिखते हैं q स्क्वायर 2 से विभाजित है,
क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित क्यू भी 2 से विभाजित होगा। क्यू के एक गुणनखंड, क्यू का एक गुणनखंड 2 है, क्योंकि एक गुणनखंड 2 है, क्योंकि तो एक गुणनखंड 2 है, क्योंकि एक गुणनखंड 2 है, अतः लिख देना, अतः हमारी अवधारणा गलत है। P तथा Q का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए अतः हमारी अवधारणा गलत है। एक लाइन लिख देना, अतः हमारी अवधारणा, हमने जो माना हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। ये आपको लिखना है। क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू भी 2 से विभाजित है, क्यू का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने माना था क्या कि वो कोप्राइम नंबर आ क्या रहा है, एसएफ कितना रहा, कोप्राइम नंबर का मतलब एसएफ कितना चाहिए, मासा कितना चाहिए, 1 आना चाहिए, बट आ क्या रहा, 2 आ जा रहा है। इसलिए क्या मानना क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो इसलिए √2 एक ऐसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है, इसे नोट डाउन करें। इस तरह के लैंग्वेज आएंगे, लिखना पड़ेगा बाबू। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB तथा AC पर 2 बिंदु D और E क्रम से इस प्रकार है कि D पैरेलल, इस लाइन का मतलब होता है पैरेलल मतलब समांतर, D समांतर BC, यदि AD बराबर इतना, DB बराबर इतना, AE बराबर इतना तथा EC बराबर इतना, तो X का मान निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले बोला ट्रायंगल बनाने के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बोला, ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल्स। ठीक है, इसका नाम बोला ABC। क्या बोला, ABC। AB तथा AC पर 2 बिंदु D और E है। AB भुजा AB कौन सा भुजा, ये, और AC भुजा पर क्या बोला, E है, AC भुजा पर E। अब ये इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो बोला है कि D और E क्या है, पैरेलल, मतलब ये इस लाइन के क्या पैरेलल है, ये इस लाइन के क्या पैरेलल है, तो पैरेलल है। तो AD बराबर इतना, DB बराबर इतना, AE बराबर इतना, AC बराबर इतना। ठीक है, क्या क्या दे रखा, दिया, जो लिखा लिख देते हैं, दिया है क्या, पहले बोला DE पैरेलल BC। ठीक है, DE पैरेलल क्या दे रखा है, BC, इस तरह से लिखना पहले। और क्या दे रखा है, AD इज इक्वल टू कितना दे रखा है, AD इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 7x + 4, मतलब ये AD दे रखा है 7x + 4। ठीक है, उसी तरह से क्या दे रखा है, DB दे रखा है कितना है, DB दे रखा है 3x + 4, और AE दे रखा है वाला कितना, 5x - 2। ठीक है, और EC दे रखा है कितना, 3x। तो जब भी निकालने, ये और ये दिया रहा, ये दिया रहा, या तो ये बड़ा लेंथ दिया रहा, या ये बड़ा लेंथ दिया रहा, ये छोटा एक बड़ा, इस तरह का जब भी दिया रहा है, जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं एक ट्रायंगल में, तो हमारे थेल साहब ने एक फॉर्मूला दिया था कि जो 2 लाइन पैरेलल हो वो रेशियो प्रोपोर्शन होते हैं। वो 2 लाइन, एक तीसरी ये भुजा एक 2 भुजा को कट मारता है, तो वो 2 साइड के रेशियो बढ़ जाता है। तो वो रेशियो कैसा होता है, प्रोपोर्शन होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन। क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शन होता है। तो आपको थेल्स प्रमेय को पता होना चाहिए, जब 2 लाइन पैरेलल होगा, उनके साइड का भुजा दिया रहा है, तो उसके रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। तो लगा दो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ये लाइन पैरेलल, कौन से ट्रायंगल में पैरेलल है, ABC ट्रायंगल में पैरेलल है ना बालक। तो ABC में थेल्स प्रमेय से D पैरेलल क्या दे रखा है, D पैरेलल BC दे रखा है। जब D पैरेलल BC दे रखा है, तो थेल्स साहब आ जाते हैं, थेल्स बोलते हैं कि थेल्स मेरा थ्योरम लगाओ। तो थेल्स साहब बोलते हैं कि हमारा थ्योरम को यूज करो, थेल्स प्रमेय से क्या बोलते हैं, थेल्स साहब क्या बोलते हैं कि AD अपन रेशियो क्या होते हैं, इनके भुजा जो कट मारता है, वो भुजा क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। मतलब अगर इधर से पहला लेंथ ले रहे AD/DB इक्वल टू क्या होगा, AE/EC। अब हमने AD/DB क्यों ले, AE/EC लिया, क्योंकि हमें थेल्स साहब भी कहते हैं कि ये हमारा जो होता है ये अपन ये
जब एक ट्रायंगल में दो लाइंस पैरेलल होंगे तो रेशियो प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये। तो अगर दो अब हमको दे रखा तो सरकार ने क्या दे रखा था, ये छोटे छोटे भुजा ही दे रखे थे। तो इधर से अगर एडी लिए तो इधर से क्या लेंगे, ए लेंगे। तो एडी अपॉन डीबी लिखेंगे तो इधर से क्या लिखेंगे, ए अपॉन ईसी। समानुपाती होता है। एक त्रिभुज में दो भुजा समांतर हो तो उनके भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। दो एक त्रिभुज में एक भुजा एक दो भुजा आपस में पैरेलल हो तो उनके भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, ये थेल साहब ने दिया था। कौन दिया था, थेल साहब ने दिया था। थेल साहब के प्रयोग से हम लोग निकालते हैं। एडी कितना दे रखा है, एडी दे रखा है 7x + 4 रख देते हैं। डीबी कितना दे रखा है 3x + 4। ए कितना दे रखा है 5x - 2। एसी कितना दे रखा है 3x। ठीक है, अब इसको हम आप लोग इसे उतारे, हम मैं इरेज करने वाला हूं। ठीक है, हो चलिए देखिएगा, यहां देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। 7x में 3x 7x 3 इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 7 × x² 21x² प्लस कितना होगा 12x + 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 12x हो जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 15x² कितना हो जाएगा 15x² माइनस 6x 3 दूनी 6x। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, ये इसका 2 से मल्टीप्लाई, अब इसका मल्टीप्लाई करो प्लस कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20x और प्लस माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। अब x² वाले अब जब भी स्क्वायर दिखे तो क्वाड्रेटिक बनते हुए दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जब भी स्क्वायर दिखे, अगर स्क्वायरिंग में दिख रहा है तो सबको एक जगह समेट लो। क्या कर लो, सबको एक जगह लिया तो लिया 21x² यहाँ है। अब इधर आएगा तो -15x² लिखोगे, इसको एक जगह रखो। 12x इधर है और ये क्या है, ये -6 है तो यहाँ प्लस आएगा 6 है, प्लस है तो ये क्या आएगा -20x। यह देखो -8 है तो इधर आएगा तो प्लस 8 इक्वल टू क्या बोले, सबको एक जगह खींच लो। उधर क्या रख लेना, 0 रख लेना, उधर क्या रख देना 0 कर देना। सबको एक जगह खींच लो। 21 में कितना, 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना सब्ट्रैक्ट करो तो बताओ 15 × 21 बचेगा 6x² बचेगा। कितना बचेगा 6x² प्लस 12x में से 6x कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा प्लस 18x माइनस 20x प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, मेरा पॉइंट क्लियर है, कोई गड़बड़ तो नहीं। हाँ चलो, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बाकी जो होगा देख लेना। 6x² 8x में से 20x जाएगा तो कितना बचेगा -2x प्लस कितना बचेगा 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों तीनों क्या अगर 2 के टेबल में आ रहा, तीनों तो 2 के टेबल था, 2 कॉमन खींच लो। 2 क्या आ रहा है 2 कॉमन खींच लो, 3x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब 2 चला गया उधर तो 3x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब बालक देखना, गुना करके 12 जोड़ के 1 लाना। नहीं, ये कहीं इरेज कर दिया, क्या कर दिया, ओहो क्या हुआ, देखेंगे जरा सा गड़बड़ा ना जाए इसको। बच्चे थोड़ा सा क्या था कि क्वेश्चन में एरर था, यहाँ 7x - 4 था, हमने क्या ले लिया 7x + 4 था, 7x - 4 था, मैंने क्वेश्चन ही एरर लिखा था। ठीक है, तो 7x आप लोग सही कर लेंगे, 7x - 4 है, क्या है ये 7x - 4 है। ठीक है, 7x - 4 है। ठीक है, तो आप लोग ये सही कर ले क्वेश्चन। तो ये थोड़ा एरर आ रहा था, इसी कारण से मैं रुक गया था। इसी कारण से क्या हो रहा था, गलत क्यों आ रहा, देख रहा है कि गलत ही क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में आप सही कर लेंगे कि एडी जो आपको दिया हुआ वो 7x - 4 दिया हुआ था। कितना था 7x - 4, तो यहाँ भी सही कर लेंगे 7x - 4 होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा सही आ जाएगा 7x 21x² माइनस 4 × 12x। ठीक है, आप सही कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15x² माइनस 6x क्या हो जाएगा प्लस 20x 4 × 25 माइनस 8। अब ये सबको इधर लाओ तो 21x² माइनस 15x²। ठीक है, माइनस 12x प्लस 6x माइनस 20x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा 21 और 6x²। अब ये देखिएगा माइनस, देखिएगा कितना बचेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 20 12 कितना हो गया 32, 2 2 1 3 32x प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो देखिएगा 6x² माइनस कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 6
26x कितना बचेगा 26x प्लस 8 इक्वल टू कितना 0। अब कितना 2 के टेबल से बाहर है तो 2 के टेबल 3 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब 2 उसके नीचे जाएगा तो 0.2 लिखोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इक्वल टू 0.2 तो ये 2 नीचे आ जाएगा 2 0 के नीचे आया तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बालक 0 हो जाएगा। तो अब क्या करोगे अब हमें फैक्टराइजेशन करना 3x स्क्वायर अब लास्ट मोमेंट पर आ चुके 13x प्लस 4 इक्वल टू कितना 0 0 समथिंग क्या होता है 0 होता है। अब देखो फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करके दो नंबर को मल्टीप्लाई करें 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो कितना 12 चाहिए। अब ये प्लस का साइन मतलब ऐड करके आपको 13 चाहिए मतलब इन दोनों को गुना करने पर क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको आना चाहिए। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको आना चाहिए गुना करके लाना 12 और जोड़ के लाना 13। तो बताइए वो दो नंबर क्या है जिसको गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 13 आ जाए। तो आपको जाहिर सी बात है आपको दिखता भी होगा 12 और 1 नंबर लीजिए सर क्या लीजिए 12 और 1 नंबर लीजिए 12 और 1 तो आपको वो दो नंबर मिल गया 12। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस देगा। अब बड़ा कौन है 12 और 1 में कौन बड़ा है 12 इसलिए 12 और x है ना तो x के साथ लिखे। अब यहाँ पर प्लस चाहिए था आपको प्लस है मतलब जोड़ के चाहिए था। अब यहाँ पर माइनस दिए यहाँ इस माइनस किसके कारण से इसके कारण से आया ये x था तो x के कारण से आएगा। अब क्वेश्चन है उसको लास्ट में लिख देना है। अगर छिद्र भी पहले क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री उसके बाद 1 डिग्री उसके बाद 0 डिग्री ठीक है तो सेकंड है तो जो 1 डिग्री हो रहा है उसका साइन जो रहेगा वही आएगा। तो ये माइनस था तो माइनस आएगा। अब प्लस मतलब जोड़ के चाहिए था तो यहाँ माइनस दे चुके तो अगला कौन सा साइन देगा माइनस देगा। अगर प्लस देते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जोड़ कर चाहिए तो इसलिए माइनस देना पड़ेगा। और भी को कितना नंबर बचा 12 तो आ चुका है 1 बचा हुआ तो 1x लिखेंगे क्या लिखेंगे 1x बट वो x सिर्फ लिखेंगे क्या लिखेंगे x क्या लिखेंगे x लिखेंगे ठीक है क्लियर है x लिखेंगे क्योंकि 1 लिखा नहीं तो 1 एक्चुअल में होता ही है ठीक है इतना तो समझदार है। अब ये दोनों में कॉमन क्या 3 कॉमन है x भी दोनों में कॉमन जो छोटा x वो कॉमन है इससे बचा कितना x माइनस 3 के टेबल कितना आएगा 4। अब यहाँ से देखो यहाँ x पॉजिटिव है यहाँ x का साइन के साथ पॉजिटिव यहाँ x का साइन के साथ नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव बना के माइनस कॉमन लो। अब इन दोनों में कौन से दोनों में कौन सा आदमी आ रहा है 1 दोनों के टेबल में 1 आता है तो x माइनस प्लस क्या होगा -4 इक्वल टू कितना होगा 0। अब पूरे से कॉमन क्या है x -4 into 3x -1 इक्वल टू कितना होगा 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा तो x -4 इक्वल टू 0 या 3x -1 इक्वल टू कितना 0। तो x इक्वल टू यहाँ से निकालो 4 या 3x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू कितना 1/3। अब ये x का वैल्यू लाए के बाद आपको खुश नहीं होना है x का वैल्यू लाए के बाद आपको खुश नहीं है आप आंसर भी चेक करना है दोनों x का वैल्यू एक्चुअल में आंसर है या नहीं है। तो इसलिए आपको दोनों आंसर चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में रखिए आपको क्वेश्चन में रख के चेक करना पड़ेगा ठीक है। तो x का वैल्यू उठा के क्वेश्चन में रख के देखिए क्या सही है गलत है तो यहाँ चेक करना चेकिंग करना है। x का वैल्यू लाने के बाद चेक करना है इसलिए क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होता है साइड नेगेटिव नहीं होता है। तो मैं छोटा वैल्यू पहले उठा के देखता हूँ x इक्वल टू 1/3 किसी में भी रखता हूँ। देखिए यहाँ 7x -4 है साइड है ना 7x -4 1/3 जैसे रखूंगा जैसे 1/3 रखूंगा तो 7 into 1/3 -4 तो 7/3 -4 3 उधर चला गया 7 -4 = 12। अब जैसे रखा तो 12 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 7 5 7 4 11 7 5 12 -5/3 जो कि नेगेटिव है साइड नेगेटिव होता नहीं तो इसलिए हमारे ये वैल्यू होगा नहीं क्लियर। तो इसे सभी अगर मान लो इसमें पॉजिटिव आता है इसका वैल्यू जो x का वैल्यू 1/3 आया सब में चेक करेंगे यहाँ भी चेक करेंगे यहाँ भी चेक करेंगे यहाँ भी चेक करेंगे यहाँ भी चेक करेंगे बट एक जगह नेगेटिव आ गया तो दूसरे साइड में चेक करने की जरूरत नहीं वो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है उसको तो काट देना। अब किसको चेक करेंगे बालक 4 को। अब किसको चेक करेंगे 4 को। अब 4 को चेक करो देखो 4 को यहाँ चेक करो 4 को यहाँ रखो 7 चौके 28 से बड़ा में छोटा घटाओ बिल्कुल पॉजिटिव है यहाँ रखो देखो जुटेगा यहाँ तो जुट जाएगा ना तो ये पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी देखो 4 रखो 5 के बीच बड़ा में छोटा घटाओ तो पॉजिटिव आएगा 4 को यहाँ रखो 4 के बाद ये भी पॉजिटिव मतलब देयरफॉर आपका आंसर क्या हो गया x इक्वल टू आखिर आंसर 4 आ गया। देखिए वो जो रेशियो प्रोपोर्शन होगा ना वो सिर्फ इस वैल्यू के लिए होगा ये इस वैल्यू के लिए नहीं होता इसलिए आपको x का वैल्यू आने के बाद आपको चेक करना है कि आपका आंसर एक्चुअल में वो है या नहीं है क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं तो आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन करेंगे इसके आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे अच्छे भी क्वेश्चन देखेंगे
ठीक है। तो इस तरह से आपका ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, जितने भी चैप्टर है क्लास 10 के सारे चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जाएगा, सारे के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा इस चैनल पर। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहे, सभी लोगों को जोड़े, एक सभी को फायदा पहुंचना चाहिए। सिर्फ अपना फायदा से फायदा नहीं होता दोस्त, सभी को फायदा पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों के साथ, ठीक है। सपोर्ट करते रहे और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाया करें, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, बाय, मिलते हैं।